सभी को नमस्कार। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी चैप्टर प्रथम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था ईएफएम सेकंड यूनिट प्रथम में बैंक की परिभाषा एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। बैंक की परिभाषा व कार्यों के अध्ययन से पहले बैंक की भूमिका के बारे में जानेंगे। बैंक की भूमिका के अंतर्गत बैंक शब्द के उद्गम के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार बैंक शब्द का उद्गम इटालियन शब्द बैंको से हुआ है। इटली में बैंको शब्द का अर्थ बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से था। द्वितीय मत के अनुसार बैंक शब्द जर्मन भाषा के बैंक शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है संयुक्त स्कंद कोश से है। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ सन 1157 इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। इसके पश्चात 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना तथा सन 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना हुई। सन 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई, जो 17वीं शताब्दी का महान बैंक माना जाता है। इसके बाद में आधुनिक बैंकिंग का विकास शुरू हुआ। सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। यह बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है। यह तो बैंक की पृष्ठभूमि या भूमिका हुई। अब बैंक का अर्थ जानेंगे सामान्य शब्दों में। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है, बैंक कहलाती है। विशेष या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। ये इसका अर्थ था। अब अध्ययन करेंगे बैंक की परिभाषाओं के बारे में। बैंक की परिभाषाओं में प्रथम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, जो वेबस्टर शब्दकोश में बैंक को कैसे परिभाषित किया गया है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। दूसरी परिभाषाओं में क्राउथर के अनुसार बैंक अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय होता है। ये क्राउथर ने कहा था। तीसरी है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार, जो कि आरबीआई के रेगुलेशन के तहत ये कार्य करता है। ये कहता है बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है परिभाषाओं में कि बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सब कार्य करती है।
बैंक कहलाती है। ये तो अपन बैंक के बारे में उसकी भूमिका, परिभाषाएं, निष्कर्ष के बारे में जाने। आगे अध्ययन करते हैं आधुनिक बैंक के कार्य। आधुनिक बैंक के कार्यों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक कार्य, दूसरा अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, तीसरा सामान्य उपयोगी कार्य, चौथा विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था संबंधी कार्य, पांचवा शाख निर्माण का कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत 2 प्रकार के कार्य हैं। जमाएं स्वीकार करना। बैंक अनेक माध्यमों से, अनेक खातों के माध्यमों से जमाएं स्वीकार करती है, जिसमें प्रथम स्थायी जमा खाता, जो 6 माह से 10 वर्ष के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। चालू खाता, जो कि बड़े व्यापारी, उद्यमी इन खातों को खुलाते हैं। इस पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। इसमें ब्याज बिल्कुल नहीं मिलता है। तीसरा बचत खाता, जो कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये खाता खोलता है। इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके अंतर्गत एटीएम, डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। चौथा गृह बचत खाता, जो पहले खोले, अभी ये प्रचलन में नहीं है। पांचवा अनिश्चितकालीन जमा खाता। छठा अन्य जमा योजनाएं। अन्य जमा योजना में आवर्ती जमा खाता, प्रतिदिन बचत जमा योजना, निर्वर्ती योजना। अगले प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ऋण या उधार देना। प्रथम नगद साख। नगद साख उपलब्ध करवाती है व्यक्ति की ख्याति के अनुसार। दूसरा ऋण एवं अग्रिम देना। लोन व अग्रिम ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाती है बैंक। ये भी प्राथमिक कार्य के अंतर्गत शामिल है। तीसरा ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष का कार्य भी करती है। विनिमय विपत्रों की कटौती का कार्य भी बैंक करती है। दूसरे कार्य के अंतर्गत अभिकर्ता एवं प्रतिनिधित्व संबंधी कार्यों में बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जिसमें प्रथम है चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण का कार्य। दूसरा चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों के भुगतान का कार्य। तीसरा ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, धन का स्थानांतरण करना, अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रबंधक, प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में कार्य करना, अभिरोपण का कार्य करना, अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य करना। तीसरा आता है सामान्य उपयोगी कार्य। सामान्य उपयोगी कार्य जो जनरल यूटिलिटी संबंधी कार्य भी करती है, जिसमें प्रथम है धन व संपत्तियों की सुरक्षा, जिसमें लॉकरों के माध्यम से अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करती है। दूसरा यात्री चेक व साख पत्रों की व्यवस्था भी करती है। तीसरा आर्थिक स्थिति की सूचना देना बैंक का कार्य होता है। चौथा वित्तीय सलाहकार का कार्य भी करती है। पांचवा सूचनाएं प्रकाशित करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये कार्य भी करती है। छठा विनिमय पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी बैंक करती है। सातवां ऋणों की जमानत का कार्य भी सामान्य उपयोगी कार्य के अंतर्गत माना जाता है। आठवां व्यक्तिगत साख का कार्य। नौवां सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अंश बाजार के कार्य में भी बैंक का बहुत योगदान रहता है। 11वां विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना भी बैंक का प्रमुख कार्य माना गया है। चौथे कार्य के अंतर्गत विदेशी व्यापार में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करती है। एक देश से दूसरे देश में जब आयात निर्यात होता है, तब वित्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसको सुगम एवं सरल बनाने के लिए मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था करती है, जो बैंक के माध्यम से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसमें व्यापारिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकारी साख प्रदान करते हैं। ये बैंक व्यापारिक बिलों,
हुंडियों, साख पत्रों आदि की स्वीकृति एवं कटौती का कार्य करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में सुविधाजनक हो जाते हैं। इसमें बैंक की बहुत भूमिका होती है, जिसमें विदेशी व्यापार एवं प्रबंधकीय व्यवस्था सुगम रहे। लास्ट कार्य है साख निर्माण का कार्य। साख निर्माण का कार्य भी एक बैंक महत्वपूर्ण कार्य करती है। साख निर्माण के कार्य के अंतर्गत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक नीति के अनुसार साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन बैंकों में जनता द्वारा जो धन जमा कराया जाता है, उस धन का यह जनता को उधार देते हैं। जब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग नगद कोष में रखकर शेष राशि उधार देते हैं। कहने का मतलब ये है, साख निर्माण का कार्य जब बैंक लोन देती है तो कुछ प्रतिशत नकद कोष के रूप में अपने पास रखती है, बाकी का साख निर्माण का कार्य कर देती है। धन्यवाद।